हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है ईगोइज्म। तो हम हमारा जो ओवरऑल टॉपिक चल रहा है फिलहाल वो है डायमेंशंस ऑफ इथिक्स। डायमेंशंस ऑफ इथिक्स में हम कर रहे थे नॉर्मेटिव इथिक्स। नॉर्मेटिव इथिक्स में वर्च्यू एथिक्स हम कर चुके हैं और टीलियोलॉजी अभी चल रहा है। और टीलियोलॉजी में हिडोनिज्म हम कर चुके हैं, मैकियावेलिज्म हम कर चुके हैं और ईगोइज्म हमारा अभी चल रहा है। और ईगोइज्म में भी अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकल ईगोइज्म पूरा हमने कर लिया है। एथिकल ईगोइज्म और इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस ये सब हम कर चुके हैं और आज एथिकल ईगोइज्म में ही हम एक थिंकर के बारे में पढ़ेंगे, थॉमस हॉब्स। बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो कल हमने ये सब देखा था एथिकल ईगोइज्म में। ओके, इसके स्ट्रेंथ्स देख ली थी, वीकनेसेस देख ली थी। आज हम इसके थिंकर्स पढ़ेंगे, थॉमस हॉब्स, जिनकी की एक थियरी थी स्टेट ऑफ नेचर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं इसको। तो थॉमस हॉब्स जो हैं, इन्होंने अपनी थियरी देते हुए स्टेट ऑफ नेचर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि हाँ भाई लोग जो हैं वो सेल्फिश होते हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसके अराउंड एक पूरी पॉलिटिकल एंड एथिकल यूनिवर्स बुन दिया। इस आइडिया के बेस पे ये कहा कि सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है ना वो हाईएस्ट ह्यूमन गुड है और इसी से सारी पॉलिटिकल और एथिकल थियरीज जो हैं वो निकलती हैं। देखते हैं कैसे। तो इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजिकल ईगोइज्म जो हमने पहले पढ़ा और एथिकल ईगोइज्म जो हमने पढ़ा, उन दोनों को आपस में लिंक किया। तो साइकोलॉजिकल ईगोइज्म क्या बोलता है कि ह्यूमंस कैसे बिहेव करते हैं। ओके, यानी कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट जो है उसको परस्यू करते हैं, उसी से वो ड्रिवन होते हैं, यानी कि अपनी डिजायर से, अपने फियर से, या फिर उनको पावर ड्राइव करती है कि मुझे पावर चाहिए, सेफ्टी चाहिए, या फिर उनकी सरवाइव करने की इंस्टिंक्ट जो है वो उनके डिसीजंस को मोटिवेट करती है। तो इसलिए ह्यूमंस जो है वो हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं और पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। और ये कोई मॉरल फेलिंग नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन नेचर का एक बेसिक ट्रुथ है। ओके, ऐसा हॉब्स ने नोटिस किया। फिर उन्होंने क्या किया, एक एथिकल शिफ्ट जो है वो देखा कि एथिकल इगोइज्म ने हमें बताया कि ह्यूमंस को कैसे बिहेव करना चाहिए। तो एक बार जब आपने ह्यूमन नेचर को समझ लिया तो हॉब आर्ग्यू करते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है ना वो अपने आप में मॉरली रीजनेबल होगा, क्योंकि वी आर वायर्ड टू परस्यू आर सेल्फ इंटरेस्ट। ये हमारी बायोलॉजिकल ट्रेट है, तो इसको परस्यू करना आप गलत नहीं कह सकते, इट इज मॉरली रीजनेबल। आप एक पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो विलफुली सफरिंग को चूज करे या खतरे को चूज करे या डेथ को चूज करे, जब उसके पास उसको अवॉइड करने के तरीके मौजूद है। सो सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है वो एक रैशनल प्रिंसिपल है ह्यूमन एक्शंस का। और अपने सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट करना सिर्फ नेचुरल ही नहीं है, बल्कि मॉरली आप उसको डिफेंड भी कर सकते हैं। तो हॉब्स ने इन दोनों आइडियाज को लिंक किया और कहा क्योंकि ह्यूमंस जो है वो नेचुरली सेल्फ प्रोटेक्टिव हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ड्रिवन होते हैं, तो सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो रेशनल और मॉरली एक्सेप्टेबल है। ओके, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो हॉब्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर की डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल ईगोइज्म से। कहते हैं कि लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं और उसके अराउंड एक नॉर्मेटिव थ्योरी बनाते हैं कि किस तरह से बिहेव करना सेल्फ इंटरेस्ट में सही है। देखते हैं कैसे। अब क्या होता है, इन्होंने सीधा नहीं कह दिया कि सेल्फ इंटरेस्ट में बिहेव करो, अरे अरे ये वो नहीं। इन्होंने एक एग्जाम्पल से स्टार्ट किया। जैसे वो था ना वो श्रोडिंजर, उसने कैट थी, ऐसे ही हॉब्स ने भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन इमेजिन की कि मान लो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है जहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, कोई लॉ नहीं है और कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो रूल्स को, लॉज को एनफोर्स कर सके। इसको इन्होंने कहा स्टेट ऑफ नेचर। ओके, जहां पे कोई नियम कानून कुछ नहीं है। तो हॉब्स ने इस थॉट एक्सपेरिमेंट में एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा कि क्या होगा अगर हम ह्यूमन बींग्स को, वी आर लेफ्ट देम एंटायरली टू देमसेल्व्स, हम ये सब स्टेट लॉज वगैरह सब कुछ हटा दें, तो क्या होगा। तो लोगों ने कहा कि दैट वुड बी इंडिपेंडेंस। तो हॉब्स ने कहा कि नहीं, इट इज नॉट फ्रीडम इन द रोमांटिक सेंस के हाँ तुम्हें सब कुछ करने की आजादी होगी। ये एक इनसिक्योरिटी वाली
सिचुएशन क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि जब किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा, ना लॉ का, ना पुलिस का, ना अथॉरिटी का, किसी चीज़ का भी, तो हम जो हैं, इंसान जो हैं, हम सिर्फ़ सेल्फ प्रिज़र्वेशन के बेसिस पे ही एग्ज़िस्ट करेंगे। यानी कि हम वही काम करेंगे जिसमें हमारा सर्वाइवल सर्वोपरि हो, हमारा सेल्फ प्रिज़र्वेशन जो है, वो अचीव हो रही हो। तो इससे क्या होगा, हर इंसान दूसरे इंसान के लिए एक पोटेंशियल खतरा बन जाएगा। और कोई भी सर्टेन नहीं रहेगा कि अगर मैं पीसफुली एक्ट करता हूँ, तो दूसरे भी पीसफुली एक्ट करेंगे। अभी क्या होता है कि हमें पता है कि मैं किसी का थप्पड़ मारूँगा, ओके? तो वो मुझे अगर मुझसे तगड़ा है तो मेरा थप्पड़ मारेगा ऑब्वियसली, बट अगर वो मुझसे कमज़ोर है तो पुलिस को बुला लाएगा। तो आई एक्ट क्योंकि मैं उससे तगड़ा भी हूँ, फिर भी आई एक्ट पीसफुली क्योंकि मुझे डर है। बट स्टेट ऑफ नेचर में ऐसा कोई डर नहीं है। तो कोई गारंटी नहीं है कि लोग पीसफुली एक्ट करेंगे। और ऐसी सिचुएशन में अगर 2 लोग कोऑपरेट करना भी चाहते हैं, पीसफुली एक्ट करना भी चाहते हैं, तो भी वो श्योर नहीं हो सकते कि सामने वाला मुझ पे कभी भी अटैक कर सकता है। उनको ये डर हमेशा रहेगा। वो मुझे चीट कर सकता है, वो मुझे धोखा दे सकता है। क्यों? क्योंकि क्या रोक रहा है उसको? कुछ भी तो नहीं है रोकने वाला। वी आर इन द स्टेट ऑफ नेचर। यहाँ पे तो सिर्फ जंगल राज है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ट्रस्ट विल कोलैप्स, डर बढ़ेगा, कोऑपरेशन तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली, और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कॉमन हो जाएँगे। तो इमेजिन करो एक सिचुएशन, 2 ट्राइब्स हैं, एक इधर है, एक इधर है, इनके बीच में नदी है, ओके? अब इनमें से कोई भी ट्राइब है ना, वॉर नहीं चाहता क्योंकि वॉर जो है वो एक्सपेंसिव है, डेंजरस है, मरते हैं लोग आपस में। और बट फिर भी क्योंकि ये स्टेट ऑफ नेचर है, यहाँ पे कोई लॉ नहीं है, कोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो दोनों ट्राइब्स को डर लगा रहता है कि कहीं ये मुझ पे हमला ना कर दे, और इनको लगा रहता है कहीं ये हम पे हमला ना कर दे। हम तो नहीं चाहते अटैक करना, बट क्या पता वो कर दें, क्या गारंटी है? तो हमेशा ये दोनों जो हैं युद्ध की तैयारी करते रहते हैं, और क्योंकि ये एक दूसरे को युद्ध की तैयारी करते हुए देखते रहते हैं, तो एक दूसरे पे इनका सस्पिशन और बढ़ता जाता है कि देखो वो तो तैयारी कर रहे हैं, वो हम पे हमला करेंगे। वो कहेंगे देखो वो तैयारी कर रहे हैं, वो हम पे हमला करेंगे। तो इवेंचुअली क्या होगा? बोथ विल आर्म देमसेल्व्स, और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो छोटी-सी बात पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आयरनी क्या है? दोनों को पीस चाहिए था, बट दोनों में जो डर था, म्यूचुअल फियर था, उसकी वजह से दोनों में दुश्मनी बढ़ गई। यही हॉब्स यहाँ पे कहना चाहते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो बुरे लोग नहीं है। प्रॉब्लम है इनसिक्योरिटी, क्योंकि लोग तो अच्छे हैं, ये वॉर नहीं चाहते, बट क्योंकि इनसिक्योरिटी है इसलिए वॉर हो रही है यहाँ पे इस सिचुएशन में। तो स्टेट ऑफ नेचर को एक लाइन में, कि जब कोई कॉमन पावर ना हो लोगों को कंट्रोल करने के लिए, तो वहां पे सेल्फ प्रिजर्वेशन और डर जो है वो मिलके एक इनसिक्योरिटी का माहौल बनाते हैं इंस्टेड ऑफ फ्रीडम। ओके। अब हॉब्स ने कहा जब ऐसी सिचुएशन होती है, स्टेट ऑफ नेचर होती है, तो वहाँ पे लाइफ कैसी होती है? तो उसको डिस्क्राइब किया इन्होंने बड़ी पोएटिक लैंग्वेज में कि वहाँ पे लाइफ होएगी सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। सॉलिटरी मतलब अकेलापन, बिकॉज़ हर कोई सोचेगा कि भाई कोई अपना नहीं होता, कोई भी कभी भी तुम्हारी गोभी खोद सकता है। पुअर यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही खराब होगी तुम्हारी, तुम सर्वाइवल पे ज़्यादा फोकस करोगे इंस्टेड ऑफ फ्लरिशिंग। नेस्टी एंड ब्रूटिश, कि इतनी ब्रुटैलिटी होगी, कोई सब एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, एंड शॉर्ट तो ऑब्वियसली होगी ऐसी सिचुएशन में। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ मटेरियल हार्डशिप नहीं होगी तुम्हें, पूरी जो सिविलाइजेशन है वही कोलैप्स कर जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई लास्टिंग पीस नहीं होगा, कोई प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं होगी, कोई स्टेबल कॉपरेशन नहीं होगी, कोई सर्वाइवल की गारंटी नहीं होगी। लोग जो हैं अपने आप को बचाने में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग देयर लाइव्स। ऐसी सिचुएशन में हॉब्स ने कहा कि जस्टिस विल डिसअपियर, और इसको कई बार मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं लोग कि स्टेट ऑफ नेचर में जस्टिस नहीं होता। बट हॉब्स कहता है देयर इज नो जस्टिस और इनजस्टिस इन द स्टेट ऑफ नेचर। तो वो ये नहीं कहना चाहते कि लोग अपनी मोरालिटी खो देते हैं, रादर वो ये कहते हैं कि जो मोरल रूल्स होते हैं ना, वो ऐसी सिचुएशन में इनइफेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उन रूल्स को एनफोर्स करने वाला ही कोई नहीं बचा होता। ओके, तो एग्जाम्पल समझो। ऐसी सिचुएशन में स्टेट ऑफ नेचर में तुमने एक खेत बनाया, अपनी एक झोपड़ी बना ली। अब क्या होता है, एक स्ट्रॉन्गर ग्रुप ग्रुप आता है और तुम्हें मार कूट के वहां से निकाल देता है, तुम्हारी खेत और झोपड़ी पे कब्जा कर लेता, हो सकता है तुम्हारी बीवी पे भी कब्जा कर ले। क्या करोगे तुम? कहाँ जाओगे? कहीं कुछ नहीं कर सकते। यू मे बिलीव द एक्ट इज अनजस्ट। ओके, बट दिस इज द स्टेट ऑफ नेचर ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि कोई कोर्ट नहीं है, पुलिस नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो तुम्हारे बिलीफ जो है,
क्योंकि तुम बिलीव कर रहे हो कि भाई ये तो इनजस्टिस है, बट इस बिलीफ को कोई प्रोटेक्शन तो नहीं है ना यहाँ पे। ओके, सो तुम्हारे साथ जो हो गया सो हो गया, अब क्या करोगे? ज़ॉम्बी वाली मूवीज में देखते हैं सब एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, कुछ नहीं है, सो दैट इज स्टेट ऑफ नेचर। हॉब्स वाली जो वॉकिंग डेड में सिचुएशन होती है ज़ॉम्बी मूवीज में, गवर्नमेंट खत्म होगी, सब कुछ हो गया एंड दे आर सर्वाइविंग ऑन इट्स ओन, कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या बिगाड़ लेंगे? सो मोरालिटी जो है ऐसी सिचुएशन में पावरलेस हो जाती है, क्योंकि मोरालिटी इन्फोर्स ही नहीं की जा सकती। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में फोर्स जो है वो इंपॉर्टेंट एक ड्राइवर बन जाता है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बन जाता है। अभी तुम ट्रंप को देखोगे तो ट्रंप ने भी पूरी दुनिया को जो है एक स्टेट ऑफ नेचर वाली कंडीशन में ही ला रखा है, बिकॉज जितने भी रूल्स थे, इंटरनेशनल लॉज थे, उन्हें सबको मानने से मना कर दिया। एंड बिकॉज यूएसए इज द मोस्ट पावरफुल, तो जाके किसी का प्रेसिडेंट उठा लाए, कहीं पे बॉम्बिंग कर दी, कहीं कुछ कर दिया, किसी को कुछ बोल दिया, आज कल परसों में मेलोनी के बारे में कुछ बोल दिया। सो एक स्टेट ऑफ नेचर वाली सिचुएशन में ट्रंप जो है पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके आ गया है। अब इसका रेज़ोल्यूशन बताया हॉब्स ने। अब यहाँ पे अगेन हमने पढ़ा था ना कल, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट, ओके? तो यहाँ पे हॉब्स ने कहा कि क्या होगा कि अगर हर कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट परस्यू करेगा और कोई रिस्ट्रेंट नहीं दिखाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी सिक्योर नहीं रहेगा। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए तुम किसी का खेत कब्जा कर लो, किसी की झोपड़ी कब्जा कर लो, किसी की बीवी उठा लो, बट तुमसे तगड़ा कोई आ गया तो वो तुमसे ये छीन लेगा या डिसीव कर लेगा। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें टेम्परेरी एडवांटेजेस तो मिलेंगे, एग्रेशन से, डिसेप्शन से, डोमिनियन से, बट अगर हर कोई इसी तरह बिहेव करता रहा तो सोसाइटी जो है अनस्टेबल और डेंजरस हो जाएगी। यानी कि जो अनरेगुलेटेड सेल्फ इंटरेस्ट होता है ना, वो अल्टीमेटली अपने आप को ही डिफीट कर लेता है। तो अब हॉब्स क्या कहते हैं कि क्या करा जाए? तो यहाँ पे एक वो टर्निंग पॉइंट देते हैं, कहते हैं रीजन। ओके, तो हॉब्स कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट ओनली सेल्फ इंटरेस्टेड, दे आर आल्सो कैपेबल ऑफ रीजन। यानी कि हम सिर्फ स्वार्थ ही नहीं, हम लॉजिक भी लगा सकते हैं, हम रीजन लगा के कुछ सिचुएशंस, कुछ डिसीजंस पे पहुंच सकते हैं। तो रीजन जो है एक इंपॉर्टेंट लेसन हमको देता है कि पीस जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट को बेटर सर्व करती है रेदर देन परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट। हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट लगा के, हम रीजनिंग लगा के इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। यानी कि एक इंसान जो सिर्फ इमीडिएट गोल्स के बारे में सोचता है, वो दूसरों पे अटैक करेगा, रिसोर्सेज को सीज करेगा, अपने प्रोमिसेस को ब्रेक करेगा। बट एक इंसान जो सर्वाइवल और सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा है, वो रियलाइज करेगा कि एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये एग्जॉस्टिंग है, डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल है। देयरफॉर शॉर्ट टर्म डोमिनेंस और लॉन्ग टर्म सेफ्टी में लॉन्ग टर्म सेफ्टी इज मोर वैल्यूएबल। तो एक रीजनेबल थिंकिंग लगा के जब हम सोचेंगे इंसान, तो हम क्या करेंगे कि हम लॉन्ग टर्म सेफ्टी को प्रेफर करेंगे, और यहीं पे हॉब्स कहते हैं एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की नींव पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल के मान लो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी सारी बिल्डिंग है, बहुत सारे फ्लैट है उसमें। अब यहाँ पे क्या होता है, सभी रेजिडेंट जो हैं वो जोर-जोर से म्यूजिक बजा रहे हैं, जहाँ पे उनका दिल कर रहा है गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, मेंटेनेंस चार्जेस नहीं दे रहे हैं, फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं, बट कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। सब अपना इमीडिएट सेल्फ इंटरेस्ट परस्यू कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है इससे कि लिफ्ट जो है वो काम नहीं कर रही, सारे कॉमन एरियाज में कूड़ा फैला हुआ है, आपस में लोगों में जूता बाजार हो रही है और हर कोई सफर कर रहा है। अब क्या होगा, इस सब से परेशान होके पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग रीजनेबली, और वो फिर आरडब्ल्यूए बनाएँगे, रूल्स बनाएँगे, मेंटेनेंस फीस वगैरह सबसे लेंगे एंड वहाँ पे एक अच्छी सिचुएशन को क्रिएट करनी की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि सब एकदम से अल्ट्रुइस्टिक बन गए, बल्कि इसलिए क्योंकि कोऑपरेट करने से, आरडब्ल्यूए बनाने से सबके अपने सेल्फ इंटरेस्ट जो हैं, वो बेटर सर्व हो रहे हैं रादर देन जो अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम जिनको इनको मिली हुई थी कि कहीं भी कूड़ा फेंको, कुछ भी कहीं भी पार्क करो, उससे। ये है हॉब्स का लॉजिक। आगे देखते हैं कैसे। तो अब क्या होता है, इसको हॉब्स ने नाम दिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि स्टेट ऑफ नेचर में जहां पे सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, जब लोगों को रियलाइज होता है रेशनल लॉजिकल थिंकिंग से कि लड़ने में फायदा नहीं है, हमको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कि हमारा सबका फायदा हो सके, तो वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि वो वॉलेंटरी एग्री करते हैं कि हम अपनी कुछ फ्रीडम्स को गिव अप कर देंगे, हम कुछ कॉमन रूल्स को फॉलो करेंगे और हम एक कॉमन अथॉरिटी को ओबे करेंगे,
ताकि बदले में हमें सिक्योरिटी मिल सके, स्टेबिलिटी मिल सके, हमारी लाइफ प्रोटेक्ट हो सके, हमारी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट हो सके। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये किसी लव या चैरिटी पे बेस्ड नहीं है, ये प्रैक्टिकल सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड है। पीपल ओबे रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह क्योंकि उससे उनके खुद की लाइफ्स जो हैं, वो सेफ हो रही है। हमने अपार्टमेंट वाला एग्ज़ाम्पल देखा, अपार्टमेंट बिल्डिंग वाला। इन्होंने भी आरडब्ल्यूए बनाई ताकि कुछ फ्रीडम्स को सैक्रिफाइस करके ये ओवरऑल वेलफेयर को अचीव कर सकें। सिमिलरली हम अगर ट्रैफिक रूल्स देखें, तो अगर नॉर्मली तो हर ड्राइवर चाहता है कि भाई जीटीए की तरह ड्राइव करूँ कंप्लीट फ्रीडम से। और किसी भी साइड ड्राइव करूँ, रेड लाइट जंप करूँ, ओवरटेक करूँ, 200 पे चलाऊँ। बट अगर हर कोई अपनी इस अनलिमिटेड फ्रीडम को एक्सरसाइज करने लगा तो क्या होगा? रोड्स जो हैं वो डेडली हो जाएँगे और कोई भी ड्राइव नहीं कर पाएगा। ओके? इसलिए क्या होता है कि ड्राइवर्स जो हैं, वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं। जैसा हमने वॉलंटरीली अपनी कुछ फ्रीडम्स को गिव अप कर देते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स पे रुकते हैं, स्पीड लिमिट्स को फॉलो करते हैं, लाइसेंस लेके गाड़ी चलाते हैं। अब ये जो रूल्स हैं, ये उनकी फ्रीडम्स को तो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बट उनकी सेफ्टी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए स्मॉल सैक्रिफाइस ऑफ योर पर्सनल लिबर्टी इंट्रोड्यूसेस मच लॉन्गर लार्जर गेन इन सिक्योरिटी। ये है हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लॉजिक। अब यहाँ पे आगे हॉब्स कहते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं लेवायथन का। तो हॉब्स कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपने बना तो लिया, बट इसको इन्फोर्स कैसे करोगे? तो हॉब्स कहते हैं कि ऐसे में सोसाइटी को एक पावरफुल सोवरेन पावर की जरूरत होती है, और इसको उन्होंने नाम दिया लेवायथन। तो लेवायथन क्या करता है? लॉज को एनफोर्स करता है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है, जो वायलेट करते हैं उनको पनिश करता है और पीस मेंटेन करके रखता है। बेसिकली गवर्नमेंट। ओके? सो अगर ऐसी अथॉरिटी नहीं होगी, गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, तो लोग दोबारा से वही स्टेट ऑफ नेचर वाली कंडीशन पे चले जाएंगे, मार रहे हैं, काट रहे हैं, बीवियां किडनैप कर रहे हैं इसमें। ओके? तो हॉब्स कहते हैं कि लॉ इज नॉट द एनिमी ऑफ फ्रीडम। जनरली हमको सोशल वर्कर्स और ये सब कहते हैं ना कि ओ लॉ रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम, ये वो नहीं। हॉब्स कहते हैं कि लॉ जो है वो फ्रीडम का एनिमी नहीं है। रादर लॉ जो है वो सिक्योरिटी क्रिएट करता है, जिससे कि आप एक सिविलाइज्ड लाइफ जी पाओ और दोबारा से जंगल राज ना आ जाए। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी क्या रेलेवेंस है? हॉब्स जो हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं मॉडर्न स्टेट की एग्जिस्टेंस की, कि लोग जो हैं वो सिर्फ गुडविल पे एक दूसरे की पे रिलाई नहीं कर सकते। हमें ऐसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस चाहिए जैसे कि लॉज, कोर्ट, पुलिस, रेगुलेटरी बॉडीज, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स, ताकि हम ये जो सिविलाइज सोसाइटी है इसको मेंटेन कर सकें। अब आप घर से बाहर निकलते हो, फॉर एग्जांपल क्लास के लिए जाते हो या ऑफिस जाते हो, तो आपको पता है आप 99% जिंदा रात को घर वापस आ जाओगे, क्योंकि देयर इज अ लेवायथन। ओके? एक सोवरन बॉडी है जो लॉज को, रूल्स को इम्प्लीमेंट कर रही है, एनफोर्स कर रही है, जिससे कि आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कि एक सिविलाइज्ड लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और आप जिंदा शाम को घर वापस आ रहे हो। अगर यहीं कल को गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाए, पुलिस कोलैप्स हो जाए, सब कोलैप्स हो जाए, तो आप कोई गारंटी नहीं दे सकते। 99.9% चांस है कि आप सुबह घर से निकले, शाम को जिंदा वापस नहीं आओगे। सो दिस इज व्हाट हॉब्स इज ट्राइंग टू से, कि ये जो बिग गवर्नमेंट सॉरी, ये जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, they make this civilization exist, they make this civilization flourish। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ओके? तो अब हम इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं। अब हॉब्स जो हैं वो कहते हैं कि भाई ऑर्डर नेसेसरी है, और इसके बारे में बहुत सारे आर्गुमेंट्स देते हैं। बट वो ये नहीं एक्सप्लेन करते कि व्हाट मेक्स अ सोसाइटी मॉरली गुड। कि आपने सोसाइटी तो एक्सप्लेन कर दी, बट उस सोसाइटी को मॉरली अच्छा क्या बनाता है, ये हॉब्स नहीं बताते। ये इनका पहला क्रिटिसिज्म है। अब हॉब्स कहते हैं कि लोग जो हैं वो लॉज को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि लॉ को अगर वो फॉलो नहीं करेंगे, तो सोसाइटी जो है वापस डिसऑर्डर और इनसिक्योरिटी में चली जाएगी। तो एक तो उनको केओस का डर लगता है, और दूसरा उनको ये जो लेवायथन है, जो सॉवरेन है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या पनिशमेंट देगी उसका भी डर लगता है। इसलिए लोग जो हैं वो कलेश नहीं करते हैं। तो हॉब्स के फ्रेमवर्क में गुड सिटीजन्स जो हैं, वो लॉज को ओबे करते हैं, वो सब कुछ अच्छे से फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर है कॉन्सिक्वेंसेस का अगर वो ओबे नहीं करेंगे। This is effective for maintaining order, but it is not sufficient for building a healthy democratic society। देखो,
डर जो है उससे तुम ऑर्डर मेंटेन कर सकते हो, बट हेल्दी डेमोक्रेटिक सोसाइटी तुम डर से नहीं बना सकते। एग्जाम्पल, अब 2 ड्राइवर हैं, दोनों रेड लाइट पे रुकते हैं। पहला जो है वो हॉब्सियन ड्राइवर है, यानी कि वो जो हॉब्स बताते हैं उस टाइप का, वो इसलिए रुकता है क्योंकि वहां पे ट्रैफिक कैमरा लगा होगा, पुलिस खड़ी होगी, तो उसको लगेगा फाइन लग जाएगा मुझे। बट दूसरा जो है वो डेमोक्रेटिक सिटीजन है, वो इसलिए रुकता है क्योंकि वो दिल से बिलीव करता है कि ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, और वो रोड्स को सेफर बनाते हैं, वो रूल्स की रिस्पेक्ट करता है। अब इनकी मोटिवेशंस अलग-अलग हैं रुकने की, और हॉब्स सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर पाता है, हॉब्स डेमोक्रेटिक सिटीजन को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक एथिक्स जो हैं, वो ड्राइवर बी भी वाली जो एथिक्स है, उसको भी कल्टीवेट करना चाहते हैं, जो कि हॉब्सियन एथिक्स में नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, फियर बेस्ड कंप्लायंस की प्रॉब्लम क्या है, जो हॉब्स कहते हैं कि भाई डर से ही हो रहा है जो हो रहा है, कि सोसाइटी जो है वो अगर हॉब्स की माने तो भाई फिर कंटिन्यूअस सर्वेलेंस चाहिए, आपको पेनल्टीज चाहिए, कोerशन करना पड़ेगा, कि जबरदस्ती करनी पड़ेगी। बट सिटीजन्स जो हैं वो राइट थिंग को फॉलो करते हैं इवन व्हेन नोबडी इज वाचिंग। ऐसा तो नहीं है ना कि आप सड़क पे जा रहे हो, कोई और बंदा सड़क पे जा रहा है, कोई कैमरे नहीं है, कुछ नहीं है, आप उसके चाकू मार के उसका वॉलेट खींच खींच लो, ऐसा तो नहीं करते ना। आपको जेन्युइनली लगता है नहीं, किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, दैट्स व्हाई यू फॉलो द रूल्स। तो हॉब्स जो है वो इन चीजों को एक्सप्लेन करने में स्ट्रगल करता है। नेक्स्ट क्या है, जो लिमिटेशन है, कि पब्लिक स्पिरिट की वीक अंडरस्टैंडिंग है हॉब्स की थ्योरी में। हॉब्स एक्सप्लेन करते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो अथॉरिटी के सामने सबमिट करते हैं, बट वो एडिक्वेटली एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि लोग एम्पैथी क्यों डेवलप करते हैं, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों डेवलप करते हैं, पब्लिक सर्विस मोटिवेशन क्यों आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट क्यों आती है, फ्यूचर जनरेशंस के लिए कंसर्न कहाँ से आता है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे हम देखते हैं बहुत सारे सिटीजन्स जो हैं वो वॉलंटरीली स्ट्रेंजर्स की हेल्प करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, रेस्क्यू एफर्ट्स में हेल्प करते हैं। अब ये जो एक्शंस हैं वो सेल्फ प्रिजर्वेशन से तो बहुत आगे चले जाते हैं। ये सॉलिडारिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, कंपैशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, और एक कॉमन ह्यूमैनिटी की सेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, बट हॉब्स जो हैं वो इसको एक्सप्लेन करने में स्ट्रगल करते हैं। दूसरा है कि चैलेंज फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ दबाव से ही काम नहीं कर सकते, कि ये नहीं है तुम सिटीजन्स पे दबाव डाल के रख रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, ऐसा नहीं होता। एक सिविल सर्वेंट जो सिर्फ फियर के थ्रू गवर्न करना चाह रहा है, वो टेम्परेरी कंप्लायंस तो उसको मिल जाएगा, बट वो पब्लिक ट्रस्ट नहीं अर्न कर पाएगा। इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए आपको लेजिटिमेसी चाहिए, आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपको सिटीजन पार्टिसिपेशन चाहिए, आपको ट्रस्ट बिल्डिंग चाहिए, एक एथिकल लीडरशिप चाहिए। वो सब हॉब्स के इस मॉडल में एब्सेंट है। हॉब्सियन मॉडल में लोग ओबे करते हैं बिकॉज अथॉरिटी जो है वो पावरफुल है, बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में लोग ओबे करते हैं बिकॉज लॉ जो है वो उसको लेजिटिमेट मानते हैं, जस्ट मानते हैं, कंसिस्टेंट मानते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में बिलीव करते हैं। बट मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो होती हैं वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि सिटीजन्स जो हों वो सिर्फ लॉ अबाइडिंग रोबोट्स हों, बल्कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सिटीजन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हों, पार्टिसिपेटिव हों, एथिकल हों, और दूसरों की राइट्स और डिग्निटी की रिस्पेक्ट करें। लेक्चर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया है क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं, टेलीग्राम को परमानेंटली भी बैन कर दे। सो प्लीज व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लेना, एंड इंस्टाग्राम के लिए आप इसको स्कैन कर सकते हो। वहां पे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस और अपडेट्स वगैरह हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, या आपका कोई क्वेश्चन हो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हो। एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन तो जरूर दबा लेना। यू आर वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, माय नेम इज राव अनूप सिंह, थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ ग्रेट डे।